गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन रीड कर रहे थे घर की याद, जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। यह कविता उन्होंने उस समय लिखी थी जब वे 1942 में असहयोग आंदोलन में जब पार्ट उन्होंने लिया था और उसके कारण वो जेल में बंद थे। तब उन्हें जब अपने घर की याद सताई तो उन्होंने जिस प्रकार कालिदास ने मेघदूत में सावन को अपना संदेश वाहक बनाकर अपना संदेश पहुंचाया था, तो इसी प्रकार इसमें भी कवि ने सावन के आने पर उसको अपना संदेश वाहक बनाकर उसे अपना संदेश अपने घर पहुंचाने के लिए कहा है। और जो उसने घर की याद उनकी स्मृतियों में बसी हुई है उसका वर्णन किया है। तो उसी के बारे में ही हम रीड कर रहे थे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँच वे को वे न तरसे। तो इसमें पहले हमने ये रीड किया कि जो उनके पिता हैं जो 60 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनको एक क्षण भी लगता नहीं है कोई बुढ़ापा आया है। उनकी बॉडी अभी भी वे युवाओं के समान भाग भाग कर काम करते हैं। तो जब वे उदास हो गए तो उनकी माता उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहती है कि अपना बेटा तो देश के सम्मान के लिए जेल में गया हुआ है, तो तुम अपना मन कच्चा ना करो, अपना धैर्य मत खो, और तुम्हें ऐसा करते हुए देखकर और बच्चे भी रोने लगेंगे। उस समय पिताजी ने अपने अंदर जो उनका दुख था उसे समेटते हुए कहा होगा अपनी पत्नी से, मैं कहाँ रो रहा हूँ और मैं कभी भी धैर्य नहीं खोता हूँ। मतलब उन्होंने अपना जो सारा अपना दुख है वो अंदर ही अंदर छुपा लिया है। एक पुरुष वृत्ति का संकेत भी किया है कि पुरुष अपना दुख और अपने अश्रु किसी को दिखाते नहीं हैं, तो उन्होंने इसमें ऐसा ही किया। इसके बाद कवि कहते हैं, हे हरियाली से सजे हुए सावन, सजे धजे सावन, तुम तो बहुत ही पवित्र और पुण्य हो, तुम बरस लो वे ना बरसें। अब वो कहते हैं कि तुम मेरे घर में जाकर खूब बरसो, तुम्हारा बरसना तो मुझे स्वीकार है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जो मेरे माता पिता हैं उनके नेत्रों से आंसू ना बरसें। मैं ये चाहता हूँ कि वो खुश रहे और जो उनके 4 बेटे हैं उन्हीं के साथ वो मिलजुल कर आनंद से रहे, और जो 5वां मैं हूँ मेरे को याद करके वो तरसे नहीं, और मुझे याद करके वो दुख अनुभव ना करें। नेक्स्ट, मैं मजे में हूँ सही हूँ, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब वीरस है। तो अब कभी सावन को अपना संदेश वाहक बना रखा है जैसे, तो उसको अपनी कुशलता का समाचार देते हुए कहता है कि तुम मेरे घर में जाकर मेरे माता पिता से मेरी कुशलता के बारे में कहना कि मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ, मुझे यहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बस एक ही कमी है कि मैं अपने घर में नहीं हूँ। कहने को तो उन्होंने ये बात उसे कह दी, लेकिन जो उनकी अंतर व्यथा है जो अब उसे वो कहना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि वो यहाँ पर जेल में मानसिक यातनाएं सहते सहते बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं, और वो ये अपनी बात अपने माता पिता से नहीं बताना चाहते। फिर भी वो कहते हैं, किंतु उनसे यह ना कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करना कुछ शो कहना। अपनी अंतर व्यथा को अंदर ही छुपाते हुए वो सावन को कहते हैं कि तुम मेरे घर में जाकर उनसे ये ना कह देना जो मैंने तुम्हें कहा है कि यह बस बड़ा विरस है, कि इन मानसिक यातनाओं को सहते हुए अब मेरे जीवन में कोई भी रस नहीं रह गया। ये बात उनसे बिल्कुल मत कह देना, और उनको हमेशा धीरज ही बंधाते रहना। मेरे माता पिता से जाकर कहना कि मैं यहाँ कारावास में भी लिख रहा हूँ। मतलब वो लेखक हैं, उनका लेखक का कार्य कारावास में भी चल रहा है, बंद नहीं हुआ। उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पर भी पठन पाठन जो भी उनका अध्ययन और पढ़ने का सिलसिला यहाँ बाहर रहता था वैसा ही वहाँ पर भी चल रहा है। काम करता हूँ कि कहना, और कहना कि मैं यहाँ पर भी निरंतर कोई ना कोई काम में लगा रहता हूँ,
नाम करता हूँ कि कहना, और मैं पढ़ लिख कर आपका नाम ही रोशन करूँगा, अपने माता पिता के नाम को ही चमकाऊँगा। चाहते हैं लोग कहना, उन्हें कहना कि यहाँ पर सभी लोग मुझसे अच्छा व्यवहार करते हैं और मुझे चाहते हैं, मतलब अच्छी तरह से पेश आते हैं। मत करो कुछ शौक कहना, और मेरे बारे में सोचकर कोई भी शौक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। नेक्स्ट, और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ फांदता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यो ना कहना अस्तु मैं। अब कवि सावन से कहता है कि मेरे माता पिता जो को जाकर मेरी कुशलता का ही समाचार देना, उन्हें ये मत बताना कि मैं यहाँ पर परेशान हूँ, उनको कहना कि मैं यहाँ पर मस्त हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। काटने में व्यस्त हूँ, मतलब जो गांधी जी ने चरखा काटने की परंपरा चलाई थी कि अपने लिए कपड़े स्वयं बनाओ, तो उसमें मैं लीन रहता हूँ और निरंतर चरखा काटता रहता हूँ। काटना मतलब कपड़ा बनाता रहता हूँ। वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, मतलब यहाँ पर मैं ढेर सारा भोजन करता हूँ, मुझे मतलब अच्छा खाना खाने को मिलता है, और यहाँ मेरा वजन भी बढ़ गया है जो कि 70 सेर हो गया है। मैं यहाँ पर कूदता हूँ खेलता हूँ, मतलब यहाँ मैं मस्ती में रहता हूँ, मुझे कोई भी दुख नहीं है, दुख डटकर ठेलता हूँ, और मैं किसी भी दुख को अपने पास फटकने नहीं कर देता और उसे धकेल देता हूँ। और तुम ये जाकर कहना यहाँ मैं मस्त हूँ, ठीक हूँ। अब फिर उनकी यहाँ पे अंतव्यथा जो प्रकट होती है, यो ना कहना अस्तु में, लेकिन सच्चाई ये है कि वहाँ पर उनका सही भोजन ना मिलने के कारण उनका शरीर वीक हो गया है, और जो मानसिक यातनाएं सहने के कारण उनका मन भी बहुत ज़्यादा अस्त हो गया है, मतलब ढल गया है। लेकिन कवि कहता है कि तुम मेरे माता पिता को जाकर ऐसा मत कहना, हाय रे ऐसा न कहना कि है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझू कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक ना देना, उन्हें कोई शक ना देना। अब इस जो पोएम का ये भाग है, इसमें उनकी करुण रस का इसमें दिखाया गया है कि वो सच्चाई में कैसा जीवन भाव व्यतीत कर रहे हैं, और कैसा वो कह रहे थे कि वहाँ जाकर कुशलता का समाचार देना। इससे पहले वाली कविता में शांत रस है, लेकिन इस भाग में आकर ये करुण रस बन जाता है। तो वो अपनी करुणा का प्रदर्शन करते हुए और वैसे बताते हुए सावन को कहते हैं कि तुम ये ना जाके कह देना कि मैं यहाँ वास्तविकता में अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर रहा हूँ, ये ना कह देना कि मैं यहाँ पर रात भर जागता हूँ, मतलब दुखों के कारण मेरे को नींद नहीं आती, आदमी से भागता हूँ, मतलब मानसिक यातनाएं इतनी बढ़ गई है, मैं यह नहीं चाहता कि कोई भी आदमी मुझे अब दिखाई दे, या मैं किसी से भी आंखें नहीं मिलाना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पर सारा दिन चुपचाप रहता हूँ, ये भी तुम जाकर मत कह देना। मतलब जो मेरा अस्तित्व था पहले, जैसे मैं सबसे बात करता था या जैसे मैं सबसे रहता था, अब वो सब कुछ बदल गया है, मुझे खुद में ही समझ नहीं आ रहा कि मैं पहले कैसा था और अब कैसा हूँ, मतलब मेरा अस्तित्व ही मुझसे अब दूर हो गया है। लेकिन तुम ऐसी कोई भी बात जाकर वहाँ पर मत बता देना, और इस बात का ध्यान रखना उन्हें किसी भी बात का ऐसा कोई शक ना हो, उन्हें बस यही कहना मैं मस्त हूँ, ठीक हूँ, और वो भी ठीक रहे। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसे, पांच वेखो वे ना तरसे। इसमें फिर वही बात कही है, हे हरियाली से सजे धजे सावन, तुम बहुत ही पुण्य और पवित्र हो, मुझे तुम्हारा बरसना तो स्वीकार है, तुम मेरे घर जाकर खूब बरसो, लेकिन मेरे माता पिता की आंखों से आंसू ना बरसे, तुम इस बात का ध्यान रखना, और वो अपने चारों बेटों के साथ आनंद में रहें, और मुझे जो पांचवा हूँ मैं, मुझे याद करके परेशान मत हो, बेचैन मत हो। तो इस प्रकार ये कविता यहाँ समाप्त होती है। अब हम इसके विशेष के बारे में पढ़ेंगे। प्रसंग और जो भावार्थ है वो तो मैंने आपको साथ साथ बता ही दिए हैं, बस विशेष इसके रह गए हैं जो कि मैं अभी बता रही हूँ, सुनो ध्यान से। पूरी कविता में खड़ी बोली है और सरल भाषा है।
मतलब हमें रीड करने से समझ आ जाता है कि क्या कहना चाहता है। संवादात्मक शैली है, मतलब आपस में जैसे बात कर रहे हो इस प्रकार की शैली का प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण है, और सारी कविता में पहले शांत रस है, लेकिन ये लास्ट स्टैंजा है जहाँ से हाय रे शक न देना, यहाँ पर करुण रस है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। और मेन यही है कि इसमें कवि ने यहाँ पर सावन को अपना संदेशवाहक मानकर उसे अपना संदेश दिया है, जिस प्रकार कालिदास ने मेघदूत में सावन को अपना संदेशवाहक बनाया था। और इसमें पिता के जो अश्रु छुपा लेते हैं, तो इसमें पुरुष वृत्ति का वर्णन किया गया था, और कुछ पाँव हटाना, कोख ले जाना जैसे मुहावरों का भी प्रयोग किया गया था, और अनुप्रास अलंकार है, ये इसके विशेष में या काव्य सौंदर्य में आ जाएगा। थैंक यू। अब इसे अच्छे से लर्न करें।